तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी शुरू करने जा रहे हैं अपन। अभी तक अपन एक लेंस पर बात कर रहे थे, अब टाइम आ चुका है दो लेंसेस का। चलिए पढ़ते हैं। तो देखो यार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ाने का अपना तरीका बदल रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ाऊंगा। ब्रेक करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक साथ पढ़ाने पे तो आज तक सबने पढ़ाया, समझ कहां आया। तोड़कर समझते हैं इसको, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपनाते हैं और ये सीधे दिमाग में घुसेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो दो लेंस है मेरे पास, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, आईपीस का कंपैरेटिवली, ऐसे जनरली दोनों के साइज लगभग सेम होते हैं, बट आईपीस का जो आई लेंस होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है सबसे पहले यह जानना जरूरी है। उसका रीजन यह है कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है भाई, तुम्हें पिद्दू पिद्दू सी चीजों को देखना है, बहुत छोटी छोटी सी चीजों को। अब अगर तुमने आईपीस का ऑब्जेक्टिव का साइज बढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव का साइज, तो होगा क्या? होगा ये कि आसपास के सारी जगह से रेज जो है आपके पास आएंगी। इतना बड़ा एरिया आपके पास है ऑब्जेक्टिव का। अब अगर आपने बड़ा कर दिया, आपको फोकस करना तो छोटी सी स्लाइड पर, मगर अब यहां की भी रेज आ रही है, यहां की भी है, अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो क्या करने का है? बिल्कुल छोटा सा आईपीस रखो। अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्टिव रखो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बहुत छोटा, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स है, सिर्फ अपन छोटी छोटी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो देख रहे होते हैं, सिर्फ हमारे पास वही फोकस रहे। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखो भाई, पहले वाले केस में क्या होता था? पहले वाले केस में आपकी जो ऑब्जेक्ट होती थी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती थी। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो वर्चुअल इमेज बनती थी। अगर भाई इस बार भी तुम यहां रख दोगे, ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपके पास फोकस। अब अगर फोकस और इसके बीच में रखोगे तो यही इमेज बन जाएगी, वर्चुअल होगी। तो इस लेंस को काहे के लिए रखा है भाई तुमने? फेंक दो इसको, फिर तो सिंपल माइक्रोस्कोप से ही काम चल जाएगा। नहीं, हमको तो कंपाउंड चाहिए, इसीलिए अब हमको रियल इमेज बनानी है। तो बेसिक पर्पस अपना यह है कि ऑब्जेक्ट को अपन फोकस से थोड़ा सा बाहर रखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव को फोकस से थोड़ा बाहर रखेंगे तो ये जो लेंस है, अगर ऑब्जेक्टिव, आपकी जो ऑब्जेक्ट है अगर फोकस के बाहर होती है तो इमेज बनती है 2f के बियॉन्ड। किसके? इसके 2f के बियॉन्ड, और बड़ी बनेगी। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन गई। यहां पर अभी इसमें रिलेटिवली छोटी दिख रही है, उसकी टेंशन मत लो, ये इमेज बड़ी बनती है। ठीक है, अब ये इमेज आपके पास जब बड़ी बनती है, फाइनली ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव के कारण, ये इस लेंस के लिए क्या करती है? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और जब ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है तो फाइनली यहां पर क्या बना देती है? उसकी एक एनलार्ज इमेज। ठीक है, सो यहां पर आपके पास एक एनलार्ज इमेज बन जाती है। सो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चीज को अपन को समझना है। क्या समझना है? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर है। ये वाले लेंस से एक रे तो आपकी चली पैरेलल, ये वाली जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई अनडिविएटेड सीधी, और ये वाली रे जो आपकी पैरेलल जा रही है, पैरेलल वाली रे पास हो गई फोकस से, और फोकस से पास होके यहां पर मीट हुई, यहां पर आपकी बन गई इमेज। ये हो गया आपके पास a डैश b डैश, ये आपके पास हो गया था क्या? ab। ये सिर्फ इसका काम था, इसका पर्पस था। अब भूल जाओ इसको, अब अपन इसको भूल गए। ये रिलेटिवली बड़ी होनी चाहिए थी, मैं फिर बोल रहा हूं। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर देखें, ये अपने पास है आईपीस। आईपीस की अगर अपन बात करें तो एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, दूसरी रे को सीधे भेजो और यहां से डाइवर्ट कर दो। अब मैं तुमको इसका रास्ता बताता हूं। देखो, ये वाली रे पे आपका कंट्रोल है, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर वाली रे पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब कई लोग तुम में से, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि वर्चुअल इमेज यहां बनेगी, हमारी वाली बुक में तो यहां पे बना हुआ है, किसी बुक में यहां भी बना हुआ है, किसी बुक में यहां भी बना हुआ है। बाबा जी कहां बना है? अबे वर्चुअल पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो बनती थोड़ी ना है, वो तो लगता है कि वहां पर है, तो वो तो कहीं पर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दिस डिस्टेंस यू ही। तो इसीलिए ये टेंशन मत लेना। आपको अगर यहां इमेज बनानी है तो इस वाली रे को एक्स्ट्रापोलेट करना, और ये जो रे जा रही है इस यहां पर स्केल रखना, और यहां इमेज बनानी है तो यहां से ज्वाइन कर देना और इस लाइन को आगे जाके डार्क कर देना। तो ये आपके पास फाइनली यहां पर आपकी बन जाएगी फाइनल इमेज। मेरी बात समझ में आई होगी तो तुम्हें मजा आया होगा, नहीं तो टेंशन मत लो, इसको डाइवर्ज करके ऐसे भेज देना, जहां पर मिले वहां पर फाइनल इमेज बना देना। फाइनल इमेज अपन कहां पर बनाएंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब नियर पॉइंट पर, जो आई का नियर पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अपन चाहते हैं कि इमेज पास, जितनी पास हो सके उतनी पास बने। क्यों बने जितनी पास अपन बनाना चाहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि जितनी पास होगी उतना ज्यादा विजुअल एंगल होगा। अब
अगर हम लोग देखें तो नियर पॉइंट से पास हमें चीजें धुंधली दिखती हैं, इसीलिए हम नियर पॉइंट पर ही बनाएंगे इसको। तो ये आपके पास हुआ डायग्राम। फिर से समझा रहा हूं क्योंकि इसके आगे का काम तो बहुत आसान है, सिर्फ डायग्राम समझना सबसे भारी काम है। ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस से बाहर ताकि उसकी एक रियल इनलार्ज इमेज बने। जब रियल इनलार्ज इमेज बनेगी तो यहां जो इमेज बनी आपके पास, वो इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये फाइनली क्योंकि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, तो ये उसकी लार्ज वर्चुअल इमेज यहां पे बना देगा। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअली में सिंपल माइक्रोस्कोप है। आपने सिर्फ इसका काम इतना किया है कि एक बार और मैग्नीफाई कर लिया आपने, इसीलिए ये वाला पार्ट जो है, यहां पर जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। सिर्फ 2 बार मैग्नीफाई कर रहे हो ताकि आपका मैग्नीफिकेशन बढ़ जाए, और कुछ नहीं करते आप। अब अपने एग्जाम में आता है, क्योंकि सैंपल पेपर में तो आया है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, मैग्नीफिकेशन निकाल कर दिखाओ। कंपाउंड भी पूछ लिया, एस्ट्रोनॉमिकल भी पूछ लिया, टेलीस्कोप, अभी कंपाउंड पे चल रहे हैं अपन। तो मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। कहां पर इमेज कहां बनाई है अपन लोगों ने? नियर पॉइंट पर, LDDV पर। उस एंगल को अपन बोलेंगे बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, उसको बनाया था, इसको रखेंगे अल्फा। ये याद रखना, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? LDDV पर रखोगे, तब जाकर तुम्हें अल्फा मिलेगा। बीटा और अल्फा, अगर एंगल स्मॉल है तो थीटा को साइन थीटा और टेन थीटा लिख सकते हैं। यहां फायदा टेन थीटा से मिल रहा है, इसीलिए हम टेन थीटा ले रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। सो टेन थीटा, सो बीटा को नियरली टेन बीटा, अल्फा को नियरली टेन अल्फा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। चाहो तो इसको एक इक्वेशन बना दो, और आगे जाके अपन अब इसका यूज करने वाले। अब अपन करेंगे डेरिवेशन। मुझे चाहिए बीटा और अल्फा। बीटा क्या है? इमेज कहां बन रही है? LDDV पर। वो आंखों पर जो एंगल बनाएगी, आईपीस पर जो एंगल बनाएगी, क्योंकि आंखें तो आईपीस से चिपकी हुई हैं, तो वो एंगल है बीटा। और जो इमेज जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे LDDV पर, नियर पॉइंट पर, वो जो आंखों पर आईपीस पर इमेज बनाएगी वो अल्फा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा निकालना है, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें टेन बीटा और टेन अल्फा निकालना है। तो ये अपना डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर तुम गौर से देखो तो ये जो इमेज है अपनी, ये फाइनल वाली इमेज, ये बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ये ट्राइंगल है, ये एंगल जो तुम्हारे पास बनेगा, ये वाला एंगल, ये बीटा एंगल हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये फाइनली इमेज ये है आपकी, और ये जो एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है? आपके ऊपर बीटा एंगल बना रही है आंखों के पास, क्योंकि LDDV पर बन रही है। तो ये एंगल हो गया बीटा। अब मैं इतना बड़ा ट्राइंगल क्यों लूं? मैं तो छोटे से ट्राइंगल से ही काम चला लेता हूं ना, पिद्दू से, क्योंकि इसके लिए भी तो ये बीटा ही होगा। तो मैंने ये ले लिया टेन बीटा के लिए ट्राइंगल A'OE B'। टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर A'B', बेस क्या हो गया? OE B'। और ये डिस्टेंस क्या है? इस आईपीस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसीलिए इसको लिख रहे हैं UE। E लगाने का मतलब है सिर्फ कि सिर्फ आईपीस के लिए, O लगाने का मतलब है ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो अगर यहां पर देखें तो ये OE जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास किसके बराबर है? -UE। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ है। तो आपके पास टेन बीटा की वैल्यू क्या आ गई? A', जो कि था ये, अपॉन माइनस का UE, ये डिस्टेंस माइनस का UE, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चाहिए तुमको? अल्फा। अल्फा तो बाबा जी दिख ही नहीं रहा, डायग्राम तो इनकम्प्लीट बनाया अभी तक आपने। बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकम्प्लीट डायग्राम है अभी तक। चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों नहीं कंप्लीट किया था? क्योंकि यही वो पार्ट है जो हमारी बुक्स हमें समझा नहीं पाती। बाबा जी आपका डायग्राम इनकम्प्लीट था, गलत नहीं था, इनकम्प्लीट था। अब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले ये देखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप रख दोगे LDDV पे। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको रख दिया यहां पे LDDV पे। ये जो साइज है अपने पास, इसको मैं नाम दे देता हूं A', ठीक है। डबल डैश ले चुके थे, ट्रिपल डैश। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आंखों पर जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को अपन कहेंगे अल्फा। ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ये अलग से किया है। जब इस पूरे को देखते हैं तो डर लगता है कि ये हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां रखा है नहीं। ये इमेज तो ऐसी बन रही थी कुछ, ये तो अल्फा निकालने के लिए अपन ने यहां रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि वो जब आंखों पर एंगल बनाएगा तो वो एंगल होगा अल्फा। चलो ठीक है, अगर ये बात भी समझ में आ गई तो यहां पर अपन रख देते हैं। और ये अपन ने रख दिया ऑब्जेक्ट को A', और ये जो हमारी आईज पर एंगल बना रही है, ये एंगल हो गया अल्फा।
तो अब ये वाला ट्राइंगल मिलेगा अपन को, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में A ट्रिपल डैश B डबल डैश OE, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर A ट्रिपल डैश B डबल डैश, और ये आ गया आपके पास बेस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई OE B डबल डैश OE B डबल डैश। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो AB के ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट के बराबर कर दिया, और ये डिस्टेंस तो LDDV है यहां से लेके यहां तक की, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का D, क्यों, क्योंकि इस तरफ है। जैसे ही रखा tan अल्फा की वैल्यू आ गई AB अपॉन माइनस का D। अब तुम्हारे पास tan बीटा है, बिल्कुल है, tan अल्फा है, बिल्कुल है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है tan बीटा बाय tan अल्फा। लो भाई रख दो उस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 2 3। जैसे ये tan बीटा, ये वाला, ये tan अल्फा, ये वाला, AB A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू इंटू D ऊपर चला गया D बाई UE, A डैश B डैश अपॉन AB। अब गौर से देखो D बाई UE तो सिंपल माइक्रोस्कोप का था, तब एक लेंस था, अब यहां पर दो लेंस हैं, A डैश B डैश अपॉन AB इंटू D बाई UE। अरे भाई अगर इस ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, और इसके लिए AB क्या है तुम्हारे लिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मतलब कि ये आपके ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, ये बन गया MO। और अगर आप देखो D, ये क्या है, ये देखो ये आपके पास है VE, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, M इज इक्वल टू V बाई U। तो अगर आप आईपीस को देखो तो आपकी इमेज बन रही है D पर, और ऑब्जेक्ट रखी हुई है UE पर, V की जगह पे D और U की जगह पे UE, तो ये जो आपके पास है ये क्या बन गया, D बाई UE, यानी एक्चुअली में ये मैग्निफिकेशन है V बाई U तो है, किसके लिए है ये V बाई U, आईपीस के लिए, तो ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ व्हाट, आईपीस। कहानी खत्म। और अगर ये कहानी खत्म तो देखो गौर से, ये जो अपने पास ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा उसको V बाई U लिख सकते हैं। अब अगर आप देखो तो इस केस में यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अपने पास VO है ये तो प्लस का है, इधर है, और UO इधर है, तो ये तो माइनस का है। अगर ये माइनस का है तो आपके पास ये आ जाएगा VO अपॉन माइनस का UO, यानी कि नेगेटिव VO बाई UO। तो इस मैग्निफिकेशन MO की जगह पर मैंने रख दिया VO बाई UO, और D बाई UE तो मेरे पास पहले से ही था मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, उसको रख दिया मैंने D बाई UE। आपके सामने एक सुंदर सा फॉर्मूला निकल के आ गया मैग्निफिकेशन का, माइनस VO अपॉन UO इंटू D बाई UE, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आ गया UE के टर्म्स में। फिर से समझ लो अच्छे से, कुछ नहीं किया है अपन ने सीधे MO इंटू, अगर तुम पेपर में फंस जाओ tan बीटा tan अल्फा और ये शब्द करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम और कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME, और MO की वैल्यू रख दोगे क्या, VO अपॉन UO, और ME की वैल्यू क्या रख दोगे, ME की वैल्यू रख दोगे VE अपॉन UE, और VE जो इमेज बना रहा है वो डिस्टेंस किस पर बना रहा है, नियर पॉइंट पर, तो D, बस बात खत्म। ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अपने पास दो केस आते हैं दोस्तों, वो दो केस कौन से होते हैं, एक होता है जब इमेज नियर पॉइंट पर बने, इमेज नियर पॉइंट पर तो बनी रही थी, एक वो फॉर्मूला तो था ही, मगर फोकल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए। फोकल लेंथ के टर्म्स में निकालने के लिए एक ही रास्ता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ ही तो एफ ही है। फाइनल इमेज आईपीस कहां पे बना रहा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट जो है वो तो यूई सामने रखी थी तो माइनस का यूई, तो ये आपके पास 1/UE की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर ले गए तो ये आ गया 1/FE प्लस 1/D। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया VO/UO D 1/UE, और 1/UE की वैल्यू यहां से उठाई और यहां रख दी 1/FE प्लस 1/D। D को अंदर ले जाओ तो यहां आ गया और यहां भी आ गया, D/FE प्लस D/D। D/D क्या हो जाएगा 1 प्लस D/FE। सो M आ गया माइनस का VO/UO 1 प्लस D/FE। और मैंने तुम सबको बताया था जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था कि D/UE को मैं 1 प्लस D/FE लिख सकता हूं। तो ये आपके पास आ गया मैग्निफिकेशन, किस केस में, जब फाइनल इमेज आपकी बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि नियर पॉइंट पर। अब यहां पर 2-3 चीजें और आती हैं, आपसे कहा जाता है लेंथ ऑफ ट्यूब बताओ। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर बताना है तो लेंथ ऑफ ट्यूब बताने के लिए आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। फाइनल इमेज बना रहे थे LDDV पर,
लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीस तक की लेंथ। अब इस लेंथ को अगर तुम देखो तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ है वीओ के बराबर, और ये वाली लेंथ है यूई के बराबर। तो अगर ये वीओ हो गया, ये यूई हो गया, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी ट्यूब की? ट्यूब की आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी वीओ प्लस यूई। और मैग्नीट्यूड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लेंथ चाहिए, साइन कन्वेंशन मत रखना। वीओ प्लस यूई, आपके पास आंसर आ जाएगा निकलकर। यहां पर मुझे 2-3 चीजें और ऐड करनी है, और ये स्पेशल केसेस हैं सारे। आपका आंसर आ चुका है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा है आपका बाबा आपको। अब एक्स्ट्रा क्या बता रहा है तो समझो। एक्स्ट्रा ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो इमेज है, अब मैं आपको वीओ और यूओ ना दूं, अब मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे वीओ नहीं दिया जाए, मुझे वो दे देगा लेंथ ऑफ ट्यूब। अब एक बात बताओ, हम लोग जब इस डायग्राम को देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि जो यूई है, ये जो इमेज बन रही थी, ये वाली इमेज जो बन रही है, ये लेंस के बहुत पास में है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो ये बहुत पास में है। अगर बहुत पास में है तो हो सकता है कि इतने ज्यादा पास में हो ये कि ये लेंथ इतनी छोटी हो कि इसको नेग्लेक्ट कर दें। तो बाई चांस पेपर में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसके बारे में, आपको वीओ निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो जो वीओ है वो वीओ यूई बहुत छोटा है। इफ यूई इज वेरी स्मॉल और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ट्यूब इज नियरली इक्वल टू वीओ, क्योंकि वीओ प्लस यूई जो है लेंथ ऑफ ट्यूब थी। अब यूई बहुत ही छोटा है और कोई तरीका नहीं है वीओ निकालने का, और मैग्निफिकेशन निकालना है, तो एम का फॉर्मूला आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली एल अपॉन यूओ माइनस का 1 प्लस डी बाय एफ ई। अभी भी नहीं मानते अपने पेपर सेटर। वो कई बार क्या करते हैं, वो कई बार ये करते हैं कि अपन को फंसा देते हैं। फंसा देते हैं कैसे? कि वो एल दे दिया, अब आपको वो यूओ नहीं देंगे। अब अगर यूओ नहीं दे रहे तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या बोलता हूं कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के बाहर होनी चाहिए। फोकस के बाहर होनी चाहिए कंसिडर्ड है, मगर फोकस के बहुत पास होती है। अब उन्होंने यूओ निकालने की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तुमको। अब अगर नहीं दी और ये बहुत पास में है, तो जो एफओ होगा लगभग वही यूओ होगा, अगर बहुत पास है तो इस केस में फिर आप क्या करो? इफ यूओ इज नॉट गिवन और कोई तरीका भी नहीं है आपको निकालने का, तो यूओ को नियरली एफओ मान लो। आपका आंसर आ जाएगा मैग्निफिकेशन का माइनस का एल अपॉन एफओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। यही एकमात्र तरीका है आपके पास मैग्निफिकेशन निकालने का। मगर कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी। ये फॉर्मूले किस कंडीशन में वैलिड है? ये तभी वैलिड है जब आपके पास वीओ निकालने का कोई तरीका नहीं हो तो एल से साथ निकालो, और अगर यूओ निकालने का कोई तरीका नहीं है तो एफओ मान लो। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अभी भी बाबा जी मानने वाले नहीं है ना। एक चीज और ऐड कर लेता हूं इसमें। अगर मैं तुमसे कहूं मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, मगर एफओ तो कम होना चाहिए ना, तब तो तुम ऑब्जेक्ट को पास में ला पाओगे। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? हमको ऑब्जेक्ट को पास में रखना है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी कम होना चाहिए। मतलब कि दोनों के पावर ज्यादा होने चाहिए अगर माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो। और इस फॉर्मूले से वो क्लियर भी हो रहा है कि अगर आपका यूओ कम होगा, यूओ कब होगा? जब एफओ भी कम होगा। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ कम होना चाहिए, यानी पावर ज्यादा होना चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा। अब एक केस और आता है, ये तो बच्चों जैसा हो गया अब तुम्हारे लिए। क्यों हो गया? अब वो तुमसे क्या कहेंगे? एक ऑब्जेक्ट है, अब आपको फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर बनानी है तो भाई ये जो पॉइंट है ये आपका एफ ही हो गया। मतलब इसने जो इमेज बनाई वो पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में थी, अब ये जो इमेज है ये फोकस पर ही है। अगर ये इमेज फोकस पर है गुग्गू, तो तुम्हारा यूई किसके बराबर हो गया? एफ ई के बराबर हो गया। तो माइनस वीओ अपॉन यूओ डी बाई यूई था, यूई की जगह पे एफ ई रख दो, आंसर आ गया। और लेंथ ऑफ ट्यूब में भी वीओ प्लस यूई, यूई की जगह पर एफ ई रख दो, आंसर आ जाएगा। और ये इमेज जो बन रही है पहले वाले के कारण वो इसके फोकस पर बन रही है, और अगर फोकस पर बन रही है तो ये रेज जो है पैरेलल हैं और ऐसा लगेगा इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो ये एक और आपके पास केस हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सीखा है, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूले सीखे, लेंथ ऑफ ट्यूब सीखी,
फाइनल फॉर्मूला सीखा, रे डायग्राम सीखा, सारी चीजें सीख ली इस वीडियो में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के में इसके अलावा कुछ नहीं बचता, सिर्फ न्यूमेरिकल बचते हैं और कुछ नहीं बचता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग अस और याद रखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। कुछ व्यूज कम हो रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। बाबा जी आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस देते रहेंगे, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। सिलेबस तो पूरा होगा, टाइम पर पूरा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।